हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला समाचार है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक पॉलिसी समिति द्वारा अपनी मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लगभग 5 साल बाद अपने उसके प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में कमी की गई है। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, क्या क्या कहा गया है, क्या क्या उसमें बातें हैं, डिटेल में समझेंगे। एक महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि 5 साल बाद अप्रोच में बदलाव आया है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि अभी आपको पता होगा कि 104 भारतीयों को जो अवैध रूप से अमेरिका में घुस रहे थे उनको वापस भेजा गया है अमेरिका द्वारा अपने सैन्य विमान से। जब उनसे वार्ता की गई या और भी चीजें आई तो ये पता चला कि उनके द्वारा डंकी रूट को अपनाया गया था अमेरिका जाने के लिए। तो अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट क्या है उसको समझेंगे, क्योंकि ये इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है शाहरुख खान की। तो उस पूरे मुद्दे को, फिल्म को छोड़ के हम उस पूरे रूट को ही समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हाल के 2 जजों की पीठ ने अपने एक हालिया फैसले में ये कहा है कि गिरफ्तारी की जो सूचना देने का अधिकार है, जो वो एक तरह से संवैधानिक रूप से अनिवार्यता है, इसमें हिला हवाली नहीं की जा सकती है। और दिया गया है या नहीं दिया गया है ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रवर्तन एजेंसियों की। और अगर उनके द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा गिरफ्तारी अमान्य कर दी जा सकती है और उसके बाद जमानत दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन तीनों मुद्दों को और इन्हीं पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। आइए पहले देखते हैं आरबीआई की मौद्रिक जो है नीति समिति का नया मौद्रिक नीति वक्तव्य। देखिए, अभी भी हाल ही फिलहाल में ये है संतोष मल्होत्रा जी, ये आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं और इनके नए गवर्नर बनते ही नई मौद्रिक नीति समिति जो है स्थापित हो गई है, क्योंकि इनमें एक सदस्य चेंज हो गया है। वर्ष 2016 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट में संशोधन करके मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए जो है एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित की है। ये हर समय, हर दूसरे महीने पर ये अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य देता रहता है। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि दूसरे दे, ये जरूर इसके लिए मैंडेट ये है कि वो साल में कम से कम 4 बार जरूर मौद्रिक नीति वक्तव्य दे। लेकिन ये आरबीआई की मौद्रिक नीति पॉलिसी हर दूसरे महीने अपना वक्तव्य देती है। इसमें हम इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में कई सारी चीजों को जानते हैं, जिसमें रेपो रेट है, विकास दर के बारे में पता चलता है, महंगाई दर के बारे में पता चलता है, और भी कुछ चीजें रहती तो पता चलती है। इस बार की मौद्रिक नीति समिति ने लगभग 5 सालों बाद पहली बार अपने रेपो रेट में 0.25 की कमी की है। और जो 6.5% का रेपो रेट काफी समय से चला आ रहा था, लगभग 2-2.5 साल से चला आ रहा था, उसमें कटौती करते हुए उसे 6.25 कर दिया है, जिससे कि ब्याज दरों में कमी होने और फलतः अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ने से मांग और रोजगार की वृद्धि होने की संभावना देखी जाती है। आइए जरा सा समझे इस पूरे मुद्दे को। देखिए, चर्चा में क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 7 फरवरी को अपने नवीनतम मौद्रिक नीति में कहा है कि मुद्रास्फीति में कमी है। एक तो यह है कि मुद्रास्फीति का दर कम बना हुआ है, साथ ही साथ विकास दर में भी कमी की चिंता है। और ऐसे में एक तरफ मुद्रास्फीति कम है, दूसरी तरफ जो है विकास दर की चिंता बनी हुई है। आरबीआई ने सर्वसम्मति से रेपो दर पे 25 आधार अंकों को घटाकर 6.25 कर दिया। रेपो दर क्या होता है? ये वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण के लिए अल्पकालिक जरूरतों के लिए उन्हें ऋण देता है। यानी कि जरूरतों के लिए बैंक आरबीआई से इस दर पर ऋण लेते हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है, इस दर पर ऋण लेंगे तो ये उनका प्रमुख नीतिगत दर हो जाता है। इसको जब आरबीआई बढ़ा देता है तो ऋण महंगा हो जाता है। इसके बाद जो है बैंकों का ऋण महंगा हो जाता है, तो उनको आगे भी ऋण महंगा कर देना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं ऋण लेना जो है हतोत्साहित होने लगता है। और अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगी तो बैंकों को कम दर पे ऋण मिलने लगेगा, जिससे बैंकों को ऋण भी वो कम कर देंगे, जिससे ऋण सुगम होने से लोग ऋण की मांग करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो है अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न करने को लेकर कि उसको मांग को बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ मुद्रास्फीति की दर भी कंफर्टेबल है, ऐसे में रिजर्व बैंक ने इसे कम करने का फैसला किया है। और देखिए, ये जो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति है, इसने इस अपने निर्णय में ही सकल घरेलू उत्पाद के वास्तविक मूल्य वृद्धि दर को जो है 6.7% रखा है
और अनुमान लगाया है कि अगले साल के लिए जो है जो मुद्रास्फीति है वो 4.2% रहेगी, जो कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए जो मैंडेट है 4 ± 2 यानी 2 से 6% के बीच में उसके आसपास है, यानी 4% के आसपास है, इसलिए कंफर्टेबल लेवल में ये बना हुआ है। और ये जो प्रमुख नीतिगत दर है कटौती है, ये लगभग 5 वर्षों में किया गया है और इसके कारण अब रेपो रेट पर आधारित जो भी ब्याज दर है उसमें कटौती होगी, जिससे आम उधारकर्ताओं को लाभ होगा और मांग उत्पन्न हो सकती है। अब ये प्रश्न है कि रेपो दर में कटौती क्यों की गई है। देखिए, जैसे अभी बता रहा हूं और लिखा भी है कि पिछले लगभग 5 सालों से रेपो रेट जो है कम नहीं हुआ था और लगभग 2 ढाई साल के आसपास यानी 2 साल हो गया था कि आरबीआई ने न रेपो रेट को बढ़ाया था न घटाया था। और कई बार ये उम्मीद की जा रही थी कि अर्थव्यवस्था ठीक ठाक स्थिति थी, लेकिन अभी जो दूसरी तिमाही का जो आंकड़ा आया था उसमें ये बात दिखी थी कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी दिखी थी, उसका विकास दर थोड़ा कम हुआ था। और जो एनएसएसओ का एडवांस आंकड़ा आया था उसमें भी 6.4% का विकास दर दिखाया था। और इस संदर्भ में ये मांग की जा रही थी, कई मंत्रियों ने भी मांग की थी, वित्त मंत्री ने की थी, वाणिज्य मंत्री ने भी मांग की थी कि आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति को थोड़ी ढील दे, यानी कि वो जो है रेपो रेट को कम करे। हालांकि इसके पहले के मौद्रिक नीति ने आरबीआई ने अपने सीआरआर को कम करके जो है बैंकों में लिक्विडिटी या बाजार में लिक्विडिटी तो बढ़ाई थी, लेकिन ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा था। और ऐसे में इस मौद्रिक समिति ने अपने निर्णय में सर्वसम्मत से निर्णय लेते हुए इसमें कटौती करके बैंक ऋण को सस्ता करने की कोशिश की है, जिससे बैंक को निवेश में आसानी हो सके, लोग निवेश कर सके और डिमांड भी क्रिएट कर सके, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मांग थोड़ी सी क्रंच दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए कटौती के पीछे जो मुख्य कारण है वो यह है कि व्यक्तियों और व्यवसायों को उधार लेना सस्ता करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे खर्च और निवेश में वृद्धि हो जाए। और आरबीआई का जो मुद्रास्फीति है, ऐसा आरबीआई कर क्यों सकती है? अगर यही 5% के आसपास होता या 4.5% के ऊपर लगभग 5% के आसपास होता तो संभवतः आरबीआई ये फैसला नहीं करती, क्योंकि उसका पहला मैंडेट है मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना। लेकिन आरबीआई को 4.2% लगा, वो कंफर्टेबल लेवल लगा, उसको लगा कि ठीक ठाक स्थिति में है। ऐसे में अगर ये लक्ष्य सीमा के भीतर है तो ऐसे में वो रेपो रेट को कटौती को करके विकास वाले समर्थन देने वाले पहलू को आगे बढ़ गई, क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है अभी मूल्य स्थिरता बनी हुई है, इतनी चिंता का विषय नहीं है, काफी समय से वो इस मूल्य स्थिरता को मेंटेन किए हुए रखे हैं। ऐसे में वो विकास वाले पहलू पर, जबकि आरबीआई का ये पहलू नहीं है विकास, लेकिन चूंकि दोनों मिले हुए हैं, विकास मौद्रिक पॉलिसी और राजकोषीय पॉलिसी एक दूसरे से समायोजन के साथ काम करते हैं, पूरक होकर काम करते हैं। ऐसे में आरबीआई ने विकास वाले पहलू को भी ध्यान देने का बल दिया। हाँ, उसका अपना घर उसको लगता है कि सही है। अपना घर क्या है? मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति नियंत्रण करना। तो उसको लगता है उसका अपना घर ठीक है, तो अपने साथी यानी जो राजकोषीय नीति है उसको भी थोड़ा सा मदद दे दिया जाए, अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा मदद दे दिया जाए, और उसने फिर मांग पक्ष को बढ़ाने के लिए अपने रेपो रेट को थोड़ा सा कम कर लिया। इससे क्या होगा? बैंकों को अपनी उधार दरों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण अधिक सुलभ और किफायती हो सकता है। ऐसे में जिनको खरीदारी करनी है वो खरीदारी कर सकते हैं और जिनको निवेश करना है वो निवेश कर सकते हैं। कम ब्याज दरों से उधार, खर्च और निवेश में वृद्धि हो सकती है, जिससे अंततः रोजगार का सृजन होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं भारत को वैश्विक आर्थिक रुझानों के साथ संरेखित भी कर रही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी विभिन्न सारे केंद्रीय बैंकों द्वारा इसी तरह की मौद्रिक नीति में ढील देने की पहल दिखाई दे रही है। तो उसी तरह से आरबीआई द्वारा भी वो किया गया है। अब आरबीआई की मौद्रिक नीति को तो हमने देखा कि रेपो रेट को कम किया है। इसमें आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में जीडीपी को भी लेकर अपनी बातें कहती है। तो जीडीपी को लेकर देखिए, जो दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति लाई गई थी, यानी पिछले वित्तीय जो है लाई गई थी, उसमें आरबीआई ने 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.6% कर दिया था। वो पहले 7.2% था, उसको घटा के 6.6% कर दिया था। हालांकि इसमें उसने अपने वित्त वर्ष के अनुमान 2025-26 को 6.7% कर दिया है। बजट क्या बल्कि इकोनॉमिक सर्वे में भी 6.4% का है, 6.6% का रखा गया है, और वैसे अगले साल के लिए 6.3 से 6.1% का रखा गया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि देखो, जब बड़े स्तर पे माइक्रो इकोनॉमी की जाती है तो सीजनल या एक एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था जब कुंभ पढ़ाया था कि कुंभ हो रहा है, कुंभ का आयोजन हो रहा है,
और कुंभ का आयोजन भारत के लिए एक यूनिक घटना है। क्योंकि यूनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक आंकड़े बता रहे हैं कि 40 करोड़ लोगों ने जो है प्रयागराज में कुंभ में स्नान किया है, यानी 40 करोड़ लोगों की मोबिलिटी हो चुकी है। और आंकड़े बताते हैं कि इसके आधार पे कम से कम 1 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ का जो है टर्नओवर हुआ होगा, यानी सेवाएं और वस्तुएं जो है वस्तुओं की खपत हुई होगी, सेवाएं जनरेट हुई होगी, जिसका निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पे 1% तक का जो है ग्रोथ रेट पे प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन ये परिणाम आएंगे आपको मई जून जुलाई के बाद, जब चौथे तिमाही का आंकड़ा एग्जैक्ट आएगा तब पता चलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये आंकड़े ऊपर ही जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब व्यापक पैमाने पर लगाया जाता है तो इस तरह की सीजनल चीजों को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। हालांकि ये अनुमान है कि ये सभी को अनुमान है कि ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर मल्होत्रा का कहना है कि आने वाले वर्षों में आर्थिक गतिविधि में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण मांग में तेजी हो रही है। एनएसएसओ के आंकड़े भी बताए थे। हालांकि शहरी खपत में कमी थी। इसी को लेते हुए देखिए अभी आपके बजट में भी मध्यम वर्ग की खपत को बढ़ाने को लेकर जो है टैक्स की छूट देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ अब शहरी वर्गों में खपत को बढ़ाया जा सके, इसलिए जरूरत के लिए जो है अब आरबीआई रेपो रेट को भी कम कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले और अच्छी ग्रोथ रेट की परसेंटेज मिल जाए। साथ साथ रोजगार की स्थिति में भी सुधार के संकेत देख रहे हैं। कर और राहत और मुद्रास्फीति में कमी भी हो रही है। स्वस्थ कृषि गतिविधि भी है। इन सबसे घरेलू खपत ये बढ़ेगा और इससे सरकारी उपभोग भी कम से कम ठीक ठाक स्थिति में है। बहुत बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में बना हुआ है। इन सबको लेते हुए गवर्नर का कहना है कि विकास दर उम्मीद रहेगी, और वो कह रहे हैं कि विकास दर वो 7% के आसपास का वो अनुमान कर रहे हैं। मुद्रास्फीति की जहां तक बात है, वो कह रहे हैं कि 2024-25 के लिए जो अभी बजट जो वित्तीय वर्ष चल रहा है अप्रैल तक, वो 4.8% के आसपास उसको मेंटेन रखा है। अगले जो है वर्ष के लिए जो है 4.2% का अनुमान लगाया गया है, और कह रहे हैं कि खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में भी नरमी आई है और घरेलू मुद्रास्फीति में भी सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, और अन्य तेलों में भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में भी नरमी की स्थिति देखी जा रही है। इन सारी चीजों से आरबीआई को लगता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी। अब यह है कि क्या भविष्य में कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति की संभावना है? अभी अगर देखा जाए तो आरबीआई का स्टांस पिछले 2-3 मौद्रिक जो है नीति से वो अपने को एक्सेलरेटर को रोका हुआ था, ब्रेक पर भी नहीं। यानी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति स्टांस से मतलब होता है कि आरबीआई क्या चाहती है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़े, न बढ़े, या जैसा है वैसे रहे। तो पिछले 2 मौद्रिक नीति के पहले आरबीआई अर्थव्यवस्था में चाह रही थी कि मौद्रिक नीति और जो है मुद्रा का प्रसार या तरलता कम रहे, लेकिन पिछले 2 बार से उसने स्टांस न्यूट्रल कर लिया, यानी उसको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बार भी न्यूट्रल ही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने को लेकर जो है आरबीआई काम करेगी, और लोगों को लगता है कि अब तटस्थ मौद्रिक नीति से अपना रुख बदल के पॉजिटिव की तरफ ये ले जाएगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस वर्ष में अगले जो वर्ष में एक 2 बार और भी रेपो दर में कमी हो सकती है, जो हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर चाहते हैं कि आर्थिक विकास दर भी बढ़े, और उन्होंने कहा कि हमें 7% की वृद्धि की आकांक्षा रखना चाहिए। ऐसे में जो मौद्रिक नीति की तरफ से जो मांग के पक्ष मतलब लिक्विडिटी के से मांग वाला पहलू है, उस पर भी अब ये ध्यान दे रहे हैं कि इनके जरिए भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को थोड़ा पुश मिल जाए, जिससे अर्थव्यवस्था 7% के आसपास बनी रहे। क्या और प्रतिबंधात्मक नीति? तो इसमें भी देखिए कुछ बातें कही गई है। जैसे बैंक को कहा है कि कॉल मार्केट में उधार देने लगे, जिससे वहां पे लिक्विडिटी बनी रहे, और इसमें कह रहे हैं कि बिना किसी कोलेटरल के जो कॉल मनी मार्केट है उसमें भी अभी अनिश्चित रहते थे, बैंक ले जाके पैसा आरबीआई में कर देते थे। तो इन्होंने कहा कि जो है आप उसको दीजिए, जिससे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो है मार्केट में बनी रहे। साथ ही साथ एक और मुद्दा आता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के लिए, इसके पहले के जो गवर्नर थे उनका मानना था, वो कोशिश करते थे कि जब रुपया तेजी से गिरता था तो वो उसको बचाने के लिए डॉलर को खरीद लेते थे, जिससे कहीं ना कहीं क्या डॉलर को बेच देते थे। इससे एक तो होता था कि डॉलर कहीं ना कहीं जो है डॉलर के मुकाबले रुपया जो अभी मार्केट के आधार पे होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी देखी जा रही थी। कुछ लोग उसको क्वासी फिक्स रेट कहा करते थे, यानी कि अर्ध जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की बात देखी जा रही थी। इस गवर्नर ने कहा कि हम उसको जाने देते हैं जहां तक जाएगा। हालांकि अभी भी अगर बहुत ही स्टीप रुपए का मूल्य गिरने की कोई संभावना रहेगी किसी अन्य कारणवश,
तो उसको रोकने के लिए आरबीआई अपने जो है डॉलर का जो उसके पास जो कोष है उसका वो इस्तेमाल करके इन चीजों को बचाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रवासियों द्वारा अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए लिया जाने वाला डंकी रूट। ये देखिए, ये डंकी रूट का एक उदाहरण है जिसमें ऐसे महिलाएं बच्चे अपने लेती हैं, और ये जंगलों का एक रूट है, पनामा के जंगलों का, जहाँ पे लोग ऐसे अपने कपड़े फेंक देते हैं, लोगों से पैसा लूट लिया जाता है। अगर यहाँ पे कोई आदमी मर जाता है तो वही उसके कंकाल ऐसे पड़े रहते हैं। और यह अवैध तरीके से अमेरिका के जाने के कई सारे रास्ते में से एक प्रमुख रास्ता है, और इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है क्योंकि ये ऐसे रास्ते से गुजरता है जहां तक अमेरिका के पास तक पहुंचना ज्यादा आसान हो जाता है। डंकी रूट में एक्चुअल देखा जाए तो डंकी रूट में खासतौर से अगर भारत के या देखा जाए, कहीं का भी शुरुआत वहां से होती है। भारत जो मध्य या दक्षिण अमेरिका के वो देश हैं जहां पे आसानी से वीजा मिल जाता है, टूरिस्ट वीजा या अन्य वीजा आसानी से मिल जाता है, वहां की यात्रा पहले की जाती है, चाहे भारत से मिल जाए या तो यहाँ से कई बार क्या होता है कि दुबई जाते हैं, दुबई से वहां की यात्रा लेते हैं। इसके बाद वहां से उसकी यात्रा जो है गाड़ियों में, पैदल, नाव से, कई तरीके से होते हुए और मैक्सिको के जरिए जो है अमेरिका पहुंचने की कोशिश की जाती है, जो कि काफी खतरनाक यात्रा है। इसमें जान जाने का भी खतरा लगता है और अमानवीयता तो हर तरह से है। ये बात क्यों चर्चा में है? क्योंकि अमेरिका द्वारा हाल फिलहाल में भेजे गए जो 104 भारतीय हैं, उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा यही डंकी रूट के तहत उनके एजेंटों द्वारा वहां पे ले जाया गया है, और उन्होंने अपने अनुभव को बताया है, अपने डरावने अनुभव को बताया है। और ऐसे में आइए इसको हम देखते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, शाहरुख खान जी तो इस पे फिल्म ही बना चुके हैं डंकी के नाम से। ठीक है, देखिए चर्चा में क्यों है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में 104 प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर लगभग 24 घंटे की उड़ान के लिए भारत भेजा था। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अवैध अप्रवासन पर कार्रवाई है उसमें साथ में आया है। और इसको लेकर चाहे कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब तक आप अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में हैं और आप अवैध रूप से वहां पे जा रहे हैं, तो आपके साथ वो अपने कानून के अनुसार वो कार्रवाई कर सकता है, और वैसा वो किया है। ठीक है, हमें बुरा लग सकता है, लोगों को भी बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों कर सकता है। भाई यही जो लोग हैं ना, थोड़ा सच्चाई बता दूं, यही जो लोग हैं जब ये वहां पे पहले कैसे जाते हैं, जब वहां पे जाते हैं और अमेरिका में जजों के सामने जाते हैं, तो वहां पे ये नहीं कहते कि हमें भारत में बड़ा अच्छा है, भारत हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे आए। वहां पे जानते हो क्या कहते होंगे? वहां पे ये इनको सिखाया जाता है, भले इनका दिल करे चाहे ना करे, लेकिन इनको ये सिखाया जाता है कि बोलो कि वहां पे भारत में हमारा उत्पीड़न हो रहा है, धार्मिक रूप के कारण हो रहा है, राजनीतिक रूप के कारण हो रहा है, हम भूखों मर रहे हैं, इसलिए हम आ रहे हैं। 1 करोड़ से लेके 40-50 लाख 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए खर्च करके इतना जो है संकट उठा के वहां जाते हैं, और ये भूखों मर रहे होते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, वहां पे यही कहकर ये जाते हैं। तो ऐसे में ठीक है, इंसान है, हमारे लोग हैं, गलती हो सकती है, हम उनसे सिंपैथी रखते हैं, लेकिन कई बार ये जरूरी है। ये कई बार क्या होता है कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके जरिए अब लोगों में उद्वेलित है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन ये लोग जान रहे हैं कि आखिर ये गए कैसे। यानी कि अब जहां से लोग चले जाते थे, अभी जाते अगर ये उस चार्टर फ्लाइट से आ जाते आराम से बिना उसके, अब ये कहते हैं कि भाई हम लोग वापस लौट गए हैं और वहां पे कुछ नहीं, कोई ये तो बताता नहीं कि हम जो है गलत तरीके से गए हैं, हमारे साथ इतना खराब हुआ। कहावत है कि थोड़ा सा अजीब है, लेकिन कहता है कि जब पत्नी मारती है तो कोई बाहर नहीं बताता है। वो कहावत यही है कि आप अपने दर्द को छुपा ले जाते हो, नहीं बताते हो, लेकिन अब तो सामने आ गया है, तो सारे लोग जाएंगे, और इससे अनेक ऐसे पीड़ित लोग, जो अनेक ऐसे लोग, मासूम लोग या जो अनजान लोग हैं, इसके शिकार बन जाते, उनको बचने में राहत मिलेगा। हालांकि विदेश मंत्री ने कहा है, इस चर्चा के बाद विदेश मंत्री ने कहा है कि हम उस पर ध्यान देंगे, और उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे कि इन निर्वासितों के साथ उड़ान में किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। और उन्होंने साथ में यह कहा कि सदन को भी इस बात पर बल देना चाहिए कि हमारा ध्यान अवैध प्रवास उद्योग पर सख्ती से नकेल कसने पर होना चाहिए। हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए कि हमारा दोषी अमेरिका नहीं है कि उसने अपने यहाँ पे अवैध घुसपैठ करने वाले लोगों को इस तरह से पहुंचा दिया। हमारे दोषी वो लोग हैं जो हमारे यहाँ से बैठे और कहां बाहर तक है, जो उस जाल में फंसाते हैं इन मासूमों को। और इसलिए देखिए, अमेरिका में जो अवैध यात्रा है, अक्सर डंकी रूट का इस्तेमाल होता है, जो कई देशों से होकर खतरनाक क्रॉसिंग में शामिल है। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अवैध रूप से अमेरिका प्रवेश करने का डंकी रूट क्या है? तो देखिए, ये वो रूट है जिसमें कई भारतीय भी इसी डंकी रूट से जाते हैं, जिसमें इसकी शुरुआत
पनामा, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला या मध्य अमेरिकी देशों से होता है, जहां पे वीजा प्राप्त करना आसान है। वो देश अमेरिका से जितने दूर होंगे, उसके जितने दूर के देश होंगे उसमें उतना आसान होता है। तो पता चला यहाँ पे ये ले लिए, अब यहाँ पे पहुंच गए। इसके बाद यहाँ से उत्तर की ओर इनकी यात्रा शुरू होती है और वो यात्रा खतरनाक यात्रा शुरू होती है। और ये मैक्सिको से होते हैं, मैक्सिको को पार करते हैं, फिर अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। इसमें मानव तस्करों की इनको मदद मिलती है और ये खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन इसके लिए हजारों डॉलर लिए जाते हैं। अपने यहाँ पे अगर उसकी तुलना करोगे तो मतलब कई लाख से लेके करोड़ रुपए तक हो जाता है। और इसमें जो देखा जाए तो अब ये लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि अमेरिका द्वारा सख्त वीजा नहीं दिया जाता है और जिस तरीका ये अपनाए जाते थे जैसे मैक्सिको आदि का, वहां पे ये पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। ऐसे में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये और भी ऐसे यात्रा प्रयोग करते हैं कि जहां से ये ढंग से आ जाए। और इसमें तस्कर, माफिया ग्रोह और संगठित अपराध जो है वो इन सिंडिकेट इसका जो फायदा उठाते हैं और वो उन्हें सुरक्षित मार्ग का वादा करते हैं, लेकिन ऐसे मार्ग पे ले जाते हैं जहां पे जानलेवा परिस्थितियां होती हैं। इनके निजी अनुभव देखिए तो अमेरिका जाने वाले अपने निजी अनुभव में कहते हैं कि भारतीय नागरिक अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए लाखों खर्च करते हैं। इसमें बेहद मुश्किल, जोखिम भरा और महंगा होता है। और ये कहते हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले ही पूरा भुगतान कर लिया जाता है और भुगतान के बाद ही यात्रा शुरू होती है। ये डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले यात्रियों को पनामा के जंगलों को पार करने में जिसमें करीब 5 से 6 दिन लगते हैं। इसमें माफिया रास्ते में पैसे और जो भी मोबाइल आदि छीन लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अगर कोई मर गया तो उसको इसी रास्ते में छोड़ दिया जाता है, उसकी बॉडी को भी वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता, वही कंकाल के रूप में पड़े रहते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है। यात्रा के दौरान अमेरिका पहुंचने के रास्ते और मार्ग भी बदल दिए जाते हैं, क्योंकि ये सब अवैध होते हैं। इसलिए उनके पास कोई बहुत रास्ता नहीं रहता विरोध करने का, और जिस तरीके से वो ले जाएं उस तरीके से लोग वहां अमेरिका जाते हैं। तो ऐसे में ये इसकी दुर्दांतता है, इसकी समस्या है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। डंकी रूट के एजेंट संगठित तरीके से काम करते हैं। इन लोगों ने द्वारा बताया कि वो संगठित रूप होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। यहाँ के जो एजेंट होते हैं वो आपस में संपर्क करते हैं कई बार जो है पढ़ाई का, और कहते हैं कि हम सही तरीके से पहुंचा देंगे, क्योंकि जो गए होते हैं वो आके तो नहीं कहते ना कि हमने चोरी करके वहां पहुंचे हैं। और इसके बाद ये है कि ये डायरेक्ट घुमा के पहुंचा देंगे और फिर ये उस तरीके झांसे में आ जाते हैं। पूरा पैसा लेकर ही यात्रा शुरू होती है। और एक बार जब आप उस सिंडिकेट के चक्कर में पड़ गए फिर आपके पास कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा जा चुका है। अगर घर वापस जाएंगे तो भी आपके पास कुछ नहीं रहता है, और वहां जाएंगे तो एक ही होता है कि आदमी आज होता नहीं कि एक बार दलदल में निकल लो तो आगे ही बढ़ते रहो, और वो आगे बढ़ते बढ़ते अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें कईयों की जान भी जाती है। 2023 में एक हमारे भारतीय की जान भी चली गई थी मैक्सिको बॉर्डर में। तो ये एक खतरनाक यात्रा है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका जाएंगे, डॉलर कमाएंगे, ग्रीन कार्ड हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं वहां पे बसे हुए जो पहले के भारतीय हैं, प्रवासी हैं, उनके द्वारा भी लोभन दिया जाता है। और उस जरिए में कई बार तो ये भी देखा जाता है कि उनके ही अपने लोगों द्वारा यहाँ पे गरीब या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको फंसाया जाता है, उनकी जमीनी को गिरवी पे रखा जाता है। ये सारी चीजें किए जाते हैं और अभी ये मामला चर्चा में है, तो निश्चित रूप से इस पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और यहाँ पे जो डंकी रूट का सिंडिकेट है भारत में, उसे तोड़े जाने की आवश्यकता है। तीसरा समाचार है, छोटा सा समाचार है। समाचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है, एक मामला आया था उसमें यह कहा है कि अगर किसी की गिरफ्तारी की जा रही है तो उसे स्पष्ट और लिखित रूप से उसके जिस भाषा में उसको समझ में आ रहा है उसको समझाना यह संवैधानिक रूप से अनिवार्यता है। और ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी प्रवर्तन एजेंसियों की है कि उनके द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है उसमें इस प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है, इसका कोई अपवाद नहीं है। अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 और अंततः अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, और जिसके कारण वो गिरफ्तारी अमान्य हो जाती है। और ये यहां तक चूंकि अनुच्छेद 21 और 22 ये दोनों मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार के वर्णन है, ऐसे में जो पीएमएलए या यूएपीए के तहत जो आपको जमानत न देने वाली भी व्यवस्था है उससे भी ये बंधे हुए नहीं है। और चूंकि आपने गिरफ्तारी की प्रक्रिया ही गलत है, ऐसे में आप उनको जमानत देने के लिए कोर्ट से बाध्य है। और इसलिए इस मामले में उन्होंने कहीं कहीं भी फैसले में, अभी पहले भी फैसला आया था, आर्टिकल 22 के महत्व को कर दिया है। तो आइए जरा सा हम इसको देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर ने कहा है, इस बात पर जोर दिया कि हिरासत में लिए गए लोगों को गिरफ्तारी के कारणों, किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बारे में सूचित करने का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
और गिरफ्तार व्यक्ति को यह स्पष्ट और प्रभावी रूप से बताया जाना चाहिए। अगर आप रिमांड में कार्रवाई ले रहे हैं तब भी, और चेतावनी दी कि किसी भी उल्लंघन के लिए आरोपी की रिहाई या जो है जमानत को उचित ठहराया जा सकता है, यहां तक कि वैधानिक प्रतिबंधों वाले मामले को ही। देखिए इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22 का पालन अक्षरशः होना चाहिए, इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता है। संविधान में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसमें वर्णित अनुच्छेद 22 कहता है कि हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत बताया जाए, और बाकी यह है कि 24 घंटे के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के सामने आदि ले जाया जाए। लेकिन इसमें है कि उनकी गिरफ्तारी, क्यों गिरफ्तार किया जाएगा है, ये कारण आपको बताना पड़ेगा। अब तो ये भी है कि लिखित भी बताना पड़ेगा। जिस भाषा में वो गिरफ्तार, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिस भाषा में वो समझता है, जैसे समझता है, आप उसके समझने वाले भाषा में करेंगे। और ये आप इससे देखिए, इसमें कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय, गिरफ्तार करने के बाद अनुच्छेद 22 के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। और एक बार अगर गिरफ्तारी अमान्य हो गई तो गिरफ्तार व्यक्ति 1 सेकंड के लिए भी हिरासत में नहीं रह सकता है, यानी उसे जमानत दे दी जाएगी, भले वो प्रक्रिया, यानी ये कितना भी दोष किया हो, लेकिन आपको उसको दोष का कारण नहीं बताया, यानी आपने एक प्रक्रिया को उल्लंघन कर दिया। और इस तरह से प्रक्रियागत आधार पे वो अपने उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण जो है जजेस को छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कहा कि पीठ ने कहा कि मौलिक अधिकारों को बनाए रखना सभी न्यायालयों का दायित्व है, और यहां तक कि धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए या यूएपीए के तहत जो जमानत न देने के कड़े प्रावधान है वो भी इस प्रावधान से नहीं बच सकते। यानी इनके तहत भी अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, लेकिन अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी अवैध है, और जो व्यक्ति अवैध रूप से गिरफ्तार है वो 1 सेकंड तक भी जेल में नहीं रह सकता और उसे तुरंत जमानत दे दी जा सकती है। ये बात कोर्ट ने कहा है। अब ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ये साबित कैसे करेगा? तो लिखा है इस जजमेंट में है कि 22 एक्ट के अनुपालन को साबित करने का भार जांच एजेंसी पर है। ये साबित करो कि आप साबित करोगे कि आपने सही तरीके से दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति नहीं साबित करेगा कि नहीं हमें इन्होंने गलत तरीके से दिया है। ऐसे में देखिए पीठ ने कहा कि 22 ए के अनुपालन को साबित करने का भार जांच एजेंसी पर है, और कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया बनाए रखने के लिए राज्य की दायित्व की फिर से पुष्टि की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले स्थापित करते हैं कि गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार प्रदान करने में विफलता किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। अंततः फिर वही है, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी समझ में आने वाली भाषा में देने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून प्रवर्तन एजेंसियों की है, कि जिस भाषा में व्यक्ति जो गिरफ्तार होता है, जो उसको भाषा समझ में आ रही, जिस तरह से संचार हो, यानी ऐसा संचार कि उसे पता चल जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। और अगर वो कोर्ट में कहेगा कि हमें नहीं पता है, तो आप प्रूफ करोगे, उसे नहीं तो उसके लोगों को किसी भी तरीके से आपको प्रूफ करना है आप अपने कि आपने उसके गिरफ्तारी के कारण को उसे बताया है। ठीक है, चलिए आइए इससे जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में देखा जाए, पहला है, हाल ही में चर्चा में रहे डंकी रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका की अवैध यात्रा में अक्सर डंकी रूट का इस्तेमाल होता है, जो कई देशों से होकर खतरनाक क्रॉसिंग इसमें शामिल है। ठीक है, इस पे समझ, ठीक है। इसमें उन मध्य अमेरिकी देशों की यात्रा करना शामिल है जहां वीजा प्राप्त करना आसान हो रहा हो, और वहां से मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर सी है। दूसरा प्रश्न, हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में निर्णय दिया कि गिरफ्तारी का आधार बताना अनिवार्य है, संवैधानिक आवश्यकता है। संविधान के निम्नलिखित किस भाग में यह अनिवार्यता वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 7 में। तो भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने लगभग 5 वर्षों में पहली बार अपने रेपो दर में कटौती की है। आरबीआई की प्रमुख नीतिगत दर रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है। ठीक है, बिल्कुल जरूर सही है। रेपो दर में कटौती से बाजार में तरलता कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिलती है। नहीं, रेपो रेट में कटौती से बाजार में ऋण सस्ता हो जाता है, जिससे तरलता बढ़ने की उम्मीद रहती है, और फिर उसके कारण जो है मुद्रास्फीति पर प्रभाव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है अन्य परिस्थितियों के आधार पे। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है, तो इसलिए आंसर केवल जो है केवल एक इसका होगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? 7.6, 7.2, 7% नहीं, 6.7% का अनुमान लगाया। इसके पहले के मौद्रिक नीति में 6.6% का अनुमान लगाया था। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रही आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वित्त मंत्रालय के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित यह एक गैर वैधानिक निकाय है। नहीं, ये आरबीआई एक्ट में संसद द्वारा संशोधन करके बनाया गया है और इसलिए ये एक वैधानिक या स्टेचुटरी बॉडी है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठकें करनी ही होती है। हाँ, ये ठीक है, कम से कम 4 यानी 4 तिमाहियों में 4 बैठकें तो करनी होती है, लेकिन आमतौर ये अभी जो इन्होंने बनाया कि कम से कम 6 बार करते हैं, लेकिन कानूनन है कि इन्हें 4 बार तो अवश्य करना होगा, इसलिए इसका आंसर बी है। दूसरा विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और भी प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।